पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स है। तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% आल, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। ये बताना भी जरूरी था इसके साथ ही साथ, और सिर्फ ये बता नहीं रहे, इस पे हमने एक्शन भी शुरू करवा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, 22 मई को PIA का त्यारा एयरबस A320 कराची हवाई अड्डे के करीब एक आबादी के अंदर गिरकर तबाह हो जाता है। इस हादसे में 97 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं और इस त्यारे का कंट्रोल कैप्टन सजाद गुल के पास था। इस हादसे के बाद हुकूमत ने एक तहकीकाती इंक्वायरी का हुक्म दिया। हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी के बाद जो इब्तदाई रिपोर्ट जारी की जाती है, इसमें जिम्मेदारी पायलट सजाद गुल पर डाली जाती है। फिर हुकूमत ने पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 और सिविल एविएशन के 1 एहलकार पर मुश्तमिल एक टीम बनाई। इसके बाद वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कौमी असम्बली में खड़े होकर बताया कि 860 पायलट्स में 262 पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक हैं या जाली हैं। इनके मुताबिक इन पायलट्स ने ना कोई इम्तिहान दिया और ना ही इनके पास कोई ख़ास तजर्बा है। वफाकी वजीर का ये बयान पूरी दुनिया की मीडिया की जीनत बना। इसके नतीजे में यूरोपियन यूनियन की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, उनके लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन के इजाज़तनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। वियतनाम और मलेशिया में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स को फ्लाइंग से रोक दिया गया। इसके बाद पाल्पा का रद्द-ए-अमल सामने आता है। उन्होंने मशकूक पायलट्स की लिस्ट को बदनीयती पर मबनी करार दिया और इस मामले को अदालत में लेकर जाने का इरादा किया। मुख्तलिफ पायलट्स मीडिया को इंटरव्यू में कहते रहे कि वो कई सालों से फ्लाइंग कर रहे हैं, लेकिन इनका लाइसेंस को मशकूक करार दिया गया। इन पायलट्स ने अमेरिका की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी लाइसेंसेस जो हैं वो हासिल किए। कुछ पायलट्स का कहना है कि वो एमिरेट्स और दूसरी जो बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस हैं, उनका भी जहाज़ जो है उड़ाते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों वज़ीर हवाबाजी ने कौमी असम्बली में बग़ैर तस्दीक के लिस्ट जारी करके कौमी एयरलाइन की साख को नुकसान पहुँचाया, फ़ज़ाई लॉकडाउन कराया। कई माहिरीन तो इसको PIA पर खुदकुश हमला करार भी दे रहे हैं। कैप्टन खालिद तनवीर 23 साल तक एविएशन फ्लाइंग के शोबे से मुंसलिक रहे। हमें आज वो ज्वाइन करे हैं और वो PIA में बतौर डिप्टी चीफ पायलट काम कर चुके हैं। वो रिटायर्ड हैं, मगर इनका नाम भी उस मशकूक लिस्ट में है। फिर कैप्टन इम्तियाज़ बुखारी साहब हमें ज्वाइन करे हैं। वो 4 दिहाइयों तक फ्लाइंग के शोबे से मुंसलिक रहे, इनका नाम भी मशकूक लिस्ट में है और वो PIA, शाहीन एयरलाइंस, फिर एयरफोर्स में बतौर जो है इंस्ट्रक्टर काम कर चुके हैं और वो भी इस वक्त रिटायर्ड है। कैप्टन रिटायर खालिद तनवीर साहब, कैप्टन इम्तियाज़ बुखारी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कैप्टन रिटायर्ड खालिद तनवीर साहब, जो एक इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा और आप रिटायर हो चुके हैं, मगर आपके लाइसेंसेस जो हैं उनको जाली करार दिया गया या मशकूक करार दिया गया, तो आपने हुकाम से इस मामले में कोई राब्ता किया है? जी हाँ, मेरे लिए तो पहले बड़ी ये हैरानकुन और सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था इवन, कि ये हुआ क्या है। हमारे होते हैं जो PIA में पायलट्स को हेड करते हैं, ही इज कॉल्ड डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशंस, राइट। मैं उनको ऑफिशियली लिख चुका हूँ कि मुझे बताया जाए मेरा नाम इसमें क्यों आया है, और मुझे वो तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस और मेरे रिजल्ट्स जो आपके पास ट्रेनिंग फाइल में रिकॉर्ड में अवेलेबल होने चाहिए, मुझे प्रोवाइड किए जाएं ताकि मैं अपना केस फर्दर परसू करूं थ्रू द कोर्ट। अच्छा, मगर आपको कोई जवाब आया है उनसे? नहीं, मुझे आज ऑफिशियली सिर्फ ये मिला है कि आपका खत मिल गया है, जवाब अभी मुझे नहीं आया। अच्छा, तो कैप्टन इम्तियाज़ बुखारी साहब, आप तो इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं PIA के अंदर, इंडस एयर के अंदर, शाहीन एयर के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। तो जब आप इंस्ट्रक्टर थे तो तब आपका जो लाइसेंस है वो चेक नहीं हुआ था क्या? ये तो उनको पता होना चाहिए ना कि मैं 45 साल फ्लाइंग करने के बाद मेरा लाइसेंस मशकूक हुआ है। 45 साल तक ये बंदा अननोटिस्ड कैसे निकल गया, जो हर कोर्स टॉप करता रहा है, जिसका बोर्ड ऑफ ऑनर्स पे अभी तक एयरफोर्स में भी नाम लिखे हुए हैं, जिनके स्टूडेंट्स एयर मार्शल और एयर चीफ बने हैं। मेरे रिटायर होने के 8-9 साल बाद कैसे
कैसे मेरा नाम दे दिया उन्होंने, सिर्फ एम्बैरस करने के लिए, इस उम्र में हमें जलील करने के लिए। सर आप कैप्टन खालिद तनवीर ने तो अपने लॉयर्स की मदद ली है और उनको एक लीगल नोटिस भी भेज दिया है, आप क्या करेंगे? क्या आप हुकाम से राब्ता करेंगे? बेटा मैंने अभी इस बारे में नहीं, अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया, सोचा नहीं है। ठीक है खालिद तनवीर साहब, हमने जब सिविल एविएशन से राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम आपको इन्फॉर्मेशन तो देंगे मगर ऑन द रिकॉर्ड हम आपसे कोई भी बात नहीं करेंगे। हमने जब उनसे ये बात पूछी और बाकी मीडिया के जर्नलिस्ट ने भी बल्कि ये बात पूछी कि जी इस तरह पायलट्स कह रहे हैं कि उनकी डिग्री जो है जेन्युइन है, मशकूक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कोई तो बात होगी और कोई तो उसके अंदर उन्होंने कहा और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो ये था कि कोई तो ख़राबी होगी उस डिग्री के अंदर कि उनका नाम आया है इस लिस्ट के अंदर। बेटा जब ये खराबी अगर उस वक्त हुई, अगर मैं इतने अरसे से जो फ्लाइंग कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ, जब खराबी थी तो मुझे उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने पकड़ा है? ठीक है, तो खालिद तनवीर साहब जब इम्तियाज़ बुखारी साहब कहते हैं कि जी उस वक्त मुझे क्यों नहीं पकड़ा, तो जाहिर है सिविल एविएशन की ही ये जिम्मेदारी है कि वो लाइसेंसेस की तस्दीक करें। मैं दुरुस्त कह रही हूँ? कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस मैंने मुल्तान फ्लाइंग क्लब से लिया, जो उस जमाने में अपना बेहतरीन फ्लाइंग का इदारा होता था। उसके बाद सिविल एविएशन में ही उन्हीं डिग्रीज के ऊपर 8 साल जॉब की रडार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे। उस वक्त तो उन्हें कोई इसमें कोई खराबी नजर नहीं आई। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो थी एमएससी फिजिक्स और मैथ। मेरा है एमए जर्नलिज्म या कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो मुझे जॉब कमर्शियल पायलट लाइसेंस पे मिली थी। मेरा लाइसेंस ठीक था तो जॉब दी गई। 8 साल मैंने जॉब की बिफोर गोइंग PIA एंड आई वेंट थ्रू द प्रॉपर चैनल। सवाल ये है कि आप जैसे लोग और जिस तरह के इम्तियाज़ साहब जैसे लोग जो हैं वो तो टेलीविज़न के ऊपर आ गए, मगर हमने बहुत सारे आपके जो कॉलीग्स हैं, पायलट्स हैं, जो इस वक्त सर्विंग पायलट्स हैं, वो कहते हैं कि हम अपने ही इदारे के ख़िलाफ़ बयान नहीं दे सकते। मगर उन्होंने हमें ये बात बताई कि जब वो सिविल एविएशन की तरफ गए और उन्होंने अपनी डिग्री उनको दिखाई कि ये हमारी डिग्री है, आप बेशक इसको असेस कर लें कि ये जाली है कि सही है, तो उन्होंने कहा कि आप जो ओरिजिनल डिग्री है हमारे पास छोड़ जाएं। तो इस वक्त आपके पास भी दीगर आपके कॉलीग्स आपसे रब्ता कर रहे होंगे, क्या कैफियत है इस वक्त पायलट्स के अंदर और क्या शिकायत हैं? कोर्ट तक जाने के लिए, एक सर्विंग के लिए आप माशाल्लाह खुद एक बहुत बड़ी लायर की साहबजादी हैं जी। आपको खुद पता होगा, इसके लिए एक प्रॉपर चैनल इस्तेमाल करना पड़ता है जी। वो तो उनको टाइम लगेगा, वो डेफिनेटली उनकी जॉब खतरे में है, दे हैव। और इसका दूसरा हल, अब इस मसले का हल क्या है? पालपा ने कहा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बिठा दें, मगर क्या आप समझते हैं कि शायद हुकाम को ये एक या शो कॉज नोटिस देना चाहिए था सिविल एविएशन को इससे पहले कि ये लिस्ट मंजर आम पे लाते? आपका इसके ऊपर क्या मुतालबा है कैप्टन बुखारी साहब? जी मेरा ख्याल है लिस्ट को मंजर आम पे लाने से और हमारी एविएशन इंडस्ट्री को इतना डैमेज करने से पहले ये इसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन अगर हो चुकी होती और इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्म करके उनको अपनी क्लियरेंस का मौका दे के, और जो क्लियर नहीं होते या जिनके ऊपर ये कोई ऐसी चीज साबित होती है कि इन्होंने कुछ किया है, तो उनकी एक लिस्ट बनाते। ये ओवरऑल एम्बिगुअस लिस्ट जो है ना, उससे हमारे मुल्क की बहुत बदनामी हुई है। जी कैप्टन तनवीर साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ, मैं रेफरेंस दूंगा प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 2-3 दिन पहले इस मौजू पे, वो बहुत अच्छा बोले हैं। उन्होंने रूल्स कोट किए हैं सिविल एविएशन के। पूरा सिविल एविएशन रूल्स 1994 में एक पूरा चैप्टर है पर्सनल लाइसेंसिंग के बारे में। लाइसेंस इशू कैसे होगा, सस्पेंड कैसे होगा, कैंसिल कैसे होगा, उस चीज को कंसल्ट करना चाहिए था इस सारी सूरत हाल को इस नहज पे लेके आने के लिए। ठीक, अपना हमारी पायलट एसोसिएशन का मुतालबा जो है कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो बिल्कुल जायज है,
कैप्टन तनवीर, कैप्टन बुखारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ख़ुद एक पायलट हैं, PIA के चेयरपर्सन रह चुके हैं, उनके पास वो तमाम रूल्स हैं जो शायद सिविल एविएशन को फॉलो करने थे। उनसे पूछेंगे कि ये माजरा क्या है, उनसे भी उनकी राय लेंगे, दीगर सियासी सवालात भी उनसे करेंगे एक वक्फे के बाद। और फिर नाजरीन, हम कई दिनों से कोशिश कर रहे थे कि वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर से हमारी बात हो सके, मगर अभी तक उन्होंने हमें कोई टाइम नहीं दिया। सिविल एविएशन से भी हम बाकायदा राब्ता करते रहे, मगर वो भी रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं। मगर सेनेट की जो कमेटी है हवाबाजी के हवाले से, उधर से हमने एक सेनेटर साहब को मद्दू किया है। सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के बकिया हिस्से में। अभी लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से। इनके पास पिछली 4 दिहाइयों से फ़्लाइंग का लाइसेंस है। वो 97 से 99 तक चेयरमैन PIA भी रह चुके हैं। इनका मौक़िफ़ है कि लाइसेंसेस का मामला सिविल एविएशन के पास है, लेकिन हुकूमत ने बग़ैर तस्दीक लिस्ट जारी की। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। कुछ सियासी बातें भी इनसे करनी है। चलते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के पास। शाहिद साहब, आप 43 ईयर्स के लिए पायलट रहे, आपका जो लाइसेंस है वो जाली है कि ठीक है? मुझे तो लगता है जाली ही है। अच्छा। क्योंकि मैंने जिस मुल्क से लाइसेंस लिया था वहाँ लाइसेंस पूरी जिंदगी वैलिड रहता है। कौन से मुल्क से? अमेरिका से। ठीक है। जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा पायलट्स हैं वहाँ जब आप लाइसेंस लेते हैं पूरी जिंदगी वैलिड रहता है। आप मेडिकल सर्टिफिकेट लें, 3 टेक ऑफ एंड लैंडिंग करें, आप जहाज उड़ा सकते हैं। मैं कमर्शियल जहाज की बात नहीं कर रहा, उसका भी अपना सिस्टम है, सिंप्लीफाइड सिस्टम्स है। मगर शायद साहब देखिए, हमने कुछ पायलट्स का भी इंटरव्यू किया है और यकीनन वो कहते हैं कि जी हमारा जो लाइसेंस है आपकी तरह उन्होंने अमेरिका से लिया। मगर ये मामला कुछ ना कुछ तो है। अब 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत के अंदर सिविल एविएशन अथॉरिटी डायरेक्टर जो नासिर अली शाह साहब हैं, उन्होंने ये इतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि PIA के जो 24 पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस जाली हैं। तो ये मामला तो 2 साल से चल रहा है। नहीं, मैं माजरत से कहूँगा जाली लाइसेंस नहीं हो सकता। लाइसेंस जारी करती है सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो सही लाइसेंस जारी करती है। अगर उस लाइसेंस को हासिल करने में सिविल एविएशन सिर्फ रिटन एग्जाम लेती है, बाकी एयरलाइंस लेती हैं, उसकी जो फाइनल टेस्ट सिविल एविएशन का एक पायलट करता है। रिटन एग्जाम में अगर चीटिंग हुई है तो उस लाइसेंस को कैंसिल कर दें। इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? अगर नासिर अली शाह साहब को पता था या किसी और आदमी को पता था तो सिविल एविएशन तो खुद मुख्तार है, रेगुलेटर है, आज़ाद है हुकूमत से, लाइसेंस जारी करता है। लाइसेंस कैंसिल कर दें, सस्पेंड कर दें। सस्पेंशन का इख्तियार DGCA के पास खुद है, कैंसिलेशन का DGCA करता है और उसकी अप्रूवल फेडरल गवर्नमेंट से लेता है। फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन 2016 के बाद कैबिनेट बन गई है। तो अब ये अजीब सी बात है कि लाइसेंस CA खुद जारी करता है, लेकिन उसको कैंसिल करना हो तो कैबिनेट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अच्छा। समरी, आप समरी मूव करें। इसका देखें, मैं लंबी डिबेट में जाए बगैर बड़ा आसान हल है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ये बताया 262 का आपने नाम ले लिया, आप 262 को शो कॉज जारी करें। ठीक है कि भाई हम ये समझते हैं कि आपने रिटन एग्जाम में चीटिंग करके ये लाइसेंस हासिल किया। और ये सिविल एविएशन के रूल्स में कि आप जी सिविल एविएशन रूल्स 1994 में हर चीज डिटेल में मौजूद है। रूल नंबर 342 है, उसको पढ़ लें। शो कॉज जारी करें, उसको सफाई का मौका दे। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनता है, सफाई का मौका दें। आप मुतमईन हैं तो ठीक है, उसको लाइसेंस रहने दें। नहीं मुतमईन, लाइसेंस कैंसिलेशन भेज दे फेडरल गवर्नमेंट को, वो कैंसिल कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। पिछले साल फरवरी में 28 पायलट्स को शो कॉज जारी किए गए, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बना। वो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बड़ा अजीब सा बना कि उसमें पोर्ट्स एंड शिपिंग के लोग थे, कोई क्वालिफाइड लोग नहीं थे। ये बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव मसला होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे पायलट्स हों ये, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही आई थिंक वो उन्होंने इंडिपेंडेंस शो कर दी उस बोर्ड ने। उस पर कुछ लोग अदालत में गए, उसमें अदालत ने उस बोर्ड के खिलाफ डिसीजन दे दिया। कुछ पायलट्स को DGCA या किसी और कमेटी ने बुलाकर उनको उनकी बात सुनी, सफाई का मौका दिया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। अब उनके लाइसेंसेस सस्पेंडेड ही हैं आज तक। इस बात को 1.25 साल से ज़्यादा हो गया।
इन चीज़ों में आप देर नहीं कर सकते। 30 दिन का पीरियड डिफाइंड है एक्शन लेने के लिए रूल 342 में, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 30 डे पीरियड को, एक दफ़ा 2 दफ़ा, तो ज़्यादा 90 डेज में फैसला होना चाहिए। हमने तो लोगों को 262 को सजा दे दी, और सिर्फ 262 को नहीं, 860 के 860 को सजा मिल चुकी है। आज कोई मुल्क भी आपका लाइसेंस मानने को तैयार नहीं है। पालपा ये कहता है कि जी जुडिशल कमीशन आप बिठाएं, और जुडिशल कमीशन इस बात की तहकीकात करे कि क्या जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस जाली हैं या सही है। नहीं, फिर आपने मिक्स कर दिया ना। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन जुडिशल कमीशन नहीं कर सकता। नहीं, दैट्स अ सेपरेट इशू। मैं तो जाली लाइसेंसेस की बात कर रही हूं। आने दें, इंटरनल रिपोर्ट आई है, अगर किसी ने कुछ पढ़ना है सिर्फ पैराग्राफ 4 पढ़ ले, उसको समझ आ जाएगी रिपोर्ट है क्या। अब आप पायलट्स के इशू पे आ गए, ठीक है, लाइसेंस के इशू पे 262 लोग हैं। ये मामला सिर्फ और सिर्फ सीए का है जिसने लाइसेंस जारी किए हैं। अगर चीटिंग हुई है तो सीए ने ही चीटिंग करवाई है, क्योंकि ये इम्तिहान सीए के कमरे में होता है, उनके प्रेमिसेस पर, उनके कंप्यूटर तो पर। उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए फिर। देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो उनकी, पहले तो आप जो पायलट ने चीटिंग की आपने इल्जाम लगाया, आपने दुनिया को कह दिया कि 262 पायलट हमारे, उन्होंने कहा फेक है, फेक लाइसेंस नहीं हो सकता। अब उनको आप सफाई का मौका दें। 262 को कल ही आपको शो कॉज नोटिस, मगर वो यही तो कह रहे हैं, हम सफाई कहाँ पेश करेंगे, हम वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन आप बनाएं। नहीं, जुडिशल कमीशन बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनता है। अच्छा। डीजीसीए भी उसमें शामिल हो सकता है, उनके सामने आकर उनको इल्जाम तो लगाएं। ठीक, आपने 262 के 262 के खत लिख दिए एयरलाइंस को कि इनको ग्राउंड कर दें, फिर आपने लिखा है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सिमुलेशन रूल के तहत और इनको सफाई का मौका देंगे। यानी आपने इल्जाम लगाए बगैर उनको मुजरिम बना दिया, उनको सजा दे दी। ये हमारी आज कैफियत है। ये इजाजत नहीं है, ना इंसाफ के तकाजे इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ना सीए का अपना रूल इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब कुछ सियासी बातचीत भी हो जाए, चूँकि शेख रशीद साहब जो एक ज़माने में आपकी पार्टी में होते थे, रेलवेज मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखें जी, अगर आप -1 करेंगे तो फिर -3 भी हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगी कि ये -3 का इशारा किस तरफ है, तो आप कहेंगे आप उनसे पूछें, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। फिर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मैं किसी ज़मीर फरोश की बात पे कोई ध्यान नहीं देता। ये मेरा जवाब है। जो लोग अपनी जमात से मुखलिस नहीं हो सकते, वो किसी से मुखलिस नहीं होते। तो ये सिर्फ अखबारी खबरें लगाने का एक तरीका होता है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बात बड़ी सीधी है, हुकूमत नाकाम हो गई है। मैंने कई 6 महीने पहले भी कहा था, एक जनाजा है, ये हुकूमत पड़ा हुआ है, जनाजा पढ़ के इसको दफन कर दे तो बेहतर है, मगर ये करने के काबिल नहीं है। बात असल में ये है कि एक रिपोर्ट और छपी, अब पता नहीं मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो उससे कई दफ़ा सही होती हैं, कई दफ़ा नहीं सही होती। बहरहाल एक रिपोर्ट छपी, उसके अंदर ये कहा गया कि एक फेडरल मिनिस्टर है जिसने आपकी क़यादत से रब्ता किया है, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास पीटीआई के ऐसे एमएनए हैं जो नाराज़ हैं और वो आना चाहते हैं, आपकी पार्टी के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके लाना चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़। कोई ऐसा राब्ता आपका हुआ है किसी फेडरल मिनिस्टर के साथ जो पीटीआई में हो? देखिए, पीटीआई के मेरे ख्याल 148 एमएनए हैं, उनमें से कुछ तो धांधली से आए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। कभी जीत नहीं सकते थे, जिताए गए हैं, जीत के आ गए हैं, बन गए हैं, उनका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन 2 आदमी भी इलेक्शन लड़ता है, अवाम में जाता है, पीटीआई में आज वो आदमी परेशान है, वो अवाम को फेस नहीं कर सकता। वज़राए बातें कर चुके हैं, टीवी प्रोग्राम में उनके एमएनए कह चुके हैं, असेंबली में कह चुके हैं कि भाई हम तो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब जब ये कैफियत हो तो यकीनन लोग देखेंगे यार कि इस जमात से तुम्हारा सियासी मुस्तकबिल नहीं चलता। मगर बिलखसूस खबर ये है कि एक मिनिस्टर हैं पीटीआई के जिन्होंने आपकी क़यादत से रब्ता किया और कहा हमारे पास ऐसे एमएनए हैं पीटीआई के कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ आता है तो ये सारे एमएनए हमारे साथ वोट करेंगे, यानी वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ वोट करेंगे। देखिए, मुझे इस बात के इल्म नहीं है, हो सकता है दुरुस्त हो सकता है दुरुस्त ना हो, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को किसी ऐसे अमल का हिस्सा बनना चाहिए, किसी ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनना चाहिए जिससे जमहूरियत खतरे में आ जाए। अच्छा, अगर नो कॉन्फिडेंस होता है और
इस असेंबली में चंद लोग हैं जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लिया है, और मैंने लिया है 1989 में बिजली साहिबा के खिलाफ। हमारा जो निज़ाम है नो कॉन्फिडेंस का, उसके तहत नो कॉन्फिडेंस करना नामुमकिन काम है, क्योंकि उसमें हमने 172 लोग प्रोड्यूस करने हैं असेंबली में। अगर 20 को नैब उठा के ले गई, 30 को थानेदार उठा के ले गया, 20 को पंजाब हुकूमत लेगी, तो कौन सा नो कॉन्फिडेंस होगा? 10 दिन से 15 दिन का प्रोसेस है। मगर देखिए, आपने ये भी कहा कि ये एक जनाजा है, उठना बाकी है, जी। मगर आपने भी एक ज़माने में कुछ ही अरसा पहले इसी प्रोग्राम के ऊपर, मेरी प्रोग्राम के ऊपर आपने कहा कि मैं समझता हूँ, चूँकि मैं जमहूर पसंद हूँ, कि इमरान खान को अपनी मुद्दत जो है हुकूमत की वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि यही जमहूरियत के तकाजे हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये जनाजा उठने वाला है, तो देयर इज़ डेफिनेटली बीन अ चेंज। देखिए, चेंज, मैं इमरान खान, मैं हमेशा इस बात का हामी हूँ, आज इस बात का हामी हूँ कि हुकूमतें टर्म पूरी करें। अगर हुकूमत पूरी ही ना करना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? बात ये है, आज पाकिस्तान इस हुकूमत के मगर ये इल्जाम तो किसी भी हुकूमत के ऊपर लग सकता है, अगर के जी आप अपना टर्म, ये तो नजरिए के ऊपर डिपेंडेंट है ना। कुछ लोग कहेंगे कि खान साहब का बड़ा अच्छा रहा है, तो ठीक है, फिर आप खान साहब को भुगत लें 5 साल। मैं तो आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूँ, इम्पार्शली बता रहा हूँ, इस हुकूमत का एक एक लम्हा इस मुल्क पे भारी है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। नहीं तो फिर होगा क्या? क्या नए इलेक्शंस का मुतालबा होगा? क्या PMLN जो मियां नवाज शरीफ साहब बात करते थे वोट को इज्जत दो, नए इलेक्शंस का मुतालबा करेगी, या कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जाएगी? चूंकि 2 ही रास्ते हैं इस हुकूमत की टर्म को ख़त्म करने के। देखिए, ख़त्म करने के तो बहुत से तरीके होते हैं। अगर इत्तेहादी साथ छोड़ के हुकूमत अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। मुस्तकिल हाल इलेक्शन के अंदर ये है। फिर हुकूमत बनाएगा कौन? मुस्तकिल कोई नहीं बनाएगा, नए इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं कोई मकसद हासिल कर सकेगा। आप क्या चाहते हैं? शायद खाकान अब्बासी साहब क्या चाहते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? देखिए, मुस्तकिल हाल तो इलेक्शन है, लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि इलेक्शन से पहले आप सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और ये फैसला कर लें कि इस मुल्क को चलाया कैसे जाए, गवर्नेंस कैसे होगी। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था, ये आप पहले भी कह चुके हैं जी, ये सारे स्टेक होल्डर्स बैठें। अवाम कहाँ होगी? अवाम, अगर ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो फिर क्या इलेक्शन से अवाम को नहीं फैसला करना चाहिए कि कौन बैठेगा और फैसला करेगा अवाम के लिए? नहीं, ये अवाम के से मुंतखब होकर लोग आए हुए हैं ना, तो हमने तो गवर्नेंस के निज़ाम पे फैसला करना है कि हुकूमत मुल्क कैसे चलेगा। यानी नैब के होते हुए मुल्क चल सकता है? आप मुझसे ये सवाल करें, मैं आपको बताऊंगा नहीं चल सकता। FBR की भी अगर हम बात कर लें, अब FBR के पास एक नया चेयरमैन आए हैं, ये एक स्पेकुलेशन भी जारी है कि अब काजी फाइज ईसा की जो बीवी हैं उनके सासों का केस भी उधर है, तो क्या यही वजह है कि FBR के नए चेयरमैन तब्दील किए गए हैं? जी, ये बात भी आई है कि वो खातून शायद तैयार नहीं थी ये रिपोर्ट देने पर। अब नया चेयरमैन आ गया है, उस चेयरमैन को भी 90 दिन का दिन दिए गए। आज तक नहीं हुआ कि एक चेयरमैन FBR लगा हो और उसको 90 दिन दिए गए हो। बात परफॉर्मेंस की होती है। आप चेयरमैन FBR रोज बदल लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ये हो सकता है, मुमकिन है। मुझे इतराज़ आपकी कारकर्दगी पे है। 2017-18 में यही FBR था, एक हुकूमत, टूटी हुई हुकूमत थी, इसने 3900 अरब इकट्ठा किया, जबकि डॉलर 108 रुपए पे था एवरेज। इस साल जब डॉलर 160 एवरेज पे है, आपने 3900 इकट्ठे किए हैं। 50% हमारी रेवेन्यू। चलिए, वो तो एक और इनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान हो गया, मगर आखिर में नहीं, कारकर्दगी इसीलिए है ना कि अगर आप गलत लोगों को लगाएंगे, अगर आप उन लोगों को लगाए परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, नुकसान तो मुल्क का हो गया ना। आप रोज नया चेयरमैन FBR लगा लें। इस सिलसिले के अंदर, या अगर ये सिचुएशन रही, क्या मियां नवाज शरीफ साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब को एक नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट मंजूर है? देखिए, ये फैसले पार्टियां करती हैं, ये ऑपोजिशन करेगी। अगर कोई, देखिए, नेशनल गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो नहीं चल सकती, उसका कोई मकसद नहीं है, वो पावर शेयरिंग फार्मूला होता है। ठीक है, हमने एक दफ़ा अपनाया था, 2008 में 6 हफ्ते चला था। जी बिल्कुल। लेकिन ये शायद ज़रूरत है कि सारे सियासतदान भी, सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे बैठें किसी फोरम में और तय कर लें कि मुल्क के मामला आगे कैसे चलेंगे, क्योंकि आज गैर मामूली हालात हो गए हैं। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, आज जो पाकिस्तान की मईशत के हालात हैं, पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के हालात हैं, पाकिस्तान में जो जुडिशरी के हालात हैं, जो नैब के हालात हैं, मीडिया के हालात हैं, ये गैर मामूली हैं।
ये गैर मामूली फैसलों से ही दूर होंगे। मैं आइन से बाला बातें नहीं कर रहा, मैं आइन के अंदर रहकर, जमहूरी अमल के अंदर रहकर भी आप एक डायलॉग क्रिएट करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं। उसके बाद अवाम को फिर फैसले का मौका दें ताकि अगली हुकूमत चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें इंटरव्यू देने का। तो नाजरीन, ये थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिन्होंने कहा कि इस हुकूमत का अभी जनाजा जो है वो उठना बाकी है, और इस बात का भी इतराफ़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs जो हैं वो इस हुकूमत से नाखुश हैं। आगे जाके कुछ चंद दिनों में क्या होगा और ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो पाकिस्तान के अंदर वक्त ही बताएगा, चूँकि बहुत चीज़ें जो होती हैं वो उलझ भी जाती हैं फिर सुलझ भी जाती हैं। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम बात करेंगे सेनेटर नुमान वज़ीर खटक से और हुकूमत का मौक़िफ़ जानेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत का कहना है कि पायलट्स के जाली लाइसेंसेस का मामला काफ़ी अरसे से चल रहा था और ये पेंडोराज बॉक्स किसी भी वक्त खुलना ही था। लोगों की जानें बचाने के लिए ज़रूरी है कि पायलट्स के लाइसेंसेस की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए। हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में पायलट्स को जाली लाइसेंसेस जारी किए गए और हम तमाम अदारों से नाअहल लोगों का जो है वो सफाया करेंगे। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है और हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने सिविल एविएशन से भी रब्ता किया, हमने वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर से भी रब्ता किया, मगर अभी फ़िलहाल वो ऑन द रिकॉर्ड आने को तैयार नहीं है। इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो सेनेट की कमेटी बराए एविएशन के मेंबर हैं। नुमान वज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये है कि सिविल एविएशन ने इससे पहले कि ये लिस्ट जो है नेशनल असेंबली में दुनिया के सामने रखते, क्या उनको अपने ही रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए थे? शो कॉज नोटिस इन पायलट्स को इशू करना चाहिए था। इन पायलट्स के अंदर कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कई अरसे से काम अपना छोड़ बैठे हैं, रिटायर हैं, और 2 पायलट्स तो ऐसे भी हैं जो फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं। देखिए, मैं खुद 14 साल एयरफोर्स में रह चुका हूँ, मैं बड़ा अवेयर हूँ फ्लाइंग प्रोसीजर्स वगैरह से भी। ये जो थी, ये कोई जनवरी 2019 में ये इंक्वायरी स्टार्ट की गई थी और वो सेक्रेटरी जो है मैरीटाइम अफेयर्स रिजवान साहब, उन्होंने इंक्वायरी की। उन्होंने इंक्वायरी करने के ये अभी जो क्रैश हुए इससे कुछ दिन पहले वो इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसके अंदर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि 42 लोग इस तरह हैं जिनके ड्यूबियस एग्जामिनेशन वैल्यूएशन प्रोसेस है। लाइसेंस किसी का फेक नहीं है, लाइसेंस सब सिविल एविएशन इशू किए हुए, लेकिन एवेल्युएशन प्रोसेस की तरफ उस वक्त उन्होंने कोई ऐसे एवेल्युएशन के अंदर कोई डेट टाइमिंग ठीक नहीं है, GMT है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, और कुछ अनफेयर मीन्स अडॉप्ट किए गए थे लोगों का, तो वो 42 लोगों का है। लेकिन फिर आगे जब एक और है सिविल एविएशन में हमदानी साहब जो आगे सबमिट करते हैं, वो हमदानी साहब उसके अंदर वो कहते हैं उसके 240 कर देते हैं, 242 जितने कर देते हैं। लेकिन ये सारा जो भी हुआ है, देयर इज नो फेक लाइसेंस, दीज आर एवेल्यूएशन प्रोसेस आर इन क्वेश्चन। एवेल्यूएशन एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो ठीक तरह नहीं हुआ। कम से कम इस लिस्ट को तस्दीक तो कर देना चाहिए था कि जी इसके अंदर ऐसे पायलट्स का भी नाम है जो इस वक्त कोई भी जहाज नहीं चला ले, या 2 ऐसे पायलट्स हैं जो इस दुनिया में ही नहीं है। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि काफी ऐसे हैं जो यहाँ नहीं है, किसी और मुल्क में फ्लाई कर रहे हैं जो है ही नहीं, या उनके वो इस तरह है। आई एग्री विद यू, लेकिन इनको जब इंक्वायरी हो रही थी, इनसे पूछगछ की गई थी। ठीक है कि अभी जो इसको अभी फिर अब मैं आपको ये कहता हूँ कि इसके शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, दे विल बी हर्ड एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन विल बी टेकन। लेकिन इंक्वायरी होकर ये चीज आई है, ये नहीं कि इंक्वायरी वगैरह नहीं हुआ, तो पूरी इंक्वायरी होकर आई है। फिर फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट भी है, फ्लाइट स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट भी है, वो सारा उसने ये सारा कुछ चेक कर ये चीज फिर सामने आई है। सेनेटर साहब, क्योंकि आप अच्छी तरीके से मामले को जानते भी हैं, सेनेट की कमेटी में भी हैं, क्या आपने वज़ीर हवाबाजी से पूछा नहीं कि जब पायलट्स मंजरे आम पे आए और उन्होंने कहा कि जी हम अदालत जाने को भी तैयार हैं, आपने हमारा करियर भी तबाह कर दिया, हमारी रेपुटेशन भी तबाह कर दी, क्या उनसे कोई पूछगछ नहीं हुई कि जी ये जो आप लिस्ट लेके आए थे, क्या आपने इसकी तस्दीक नहीं की? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं एविएशन कमेटी में मुशाहिदुल्लाह PMLN के उसको चेयर करते हैं उस कमेटी को। पिछले 1 साल से बेतहाशा मीटिंग्स हो रही हैं जिसके अंदर ये मुशाहिदुल्लाह साहब पीपल्स पार्टी और PMLN वाले ये कह रहे हैं कि जितने ये उसमें आइडेंटिफाइड है, कोर्ट की रूलिंग है कि ये फेक डिग्री वालों को आप निकालें इसके अंदर से, सिर्फ पायलट्स नहीं, बाकी ग्राउंड क्रू भी और
कैबिन क्रू भी है, उसके अंदर सारों को निकाले। लेकिन इस मीटिंग से जितनी भी हो रही है इसके अंदर ये मुशाहिदुल्लाह साहब एंड पीपल्स पार्टी ऑफ पीएमएलएन का ये स्टैंड है कि इनको ना निकाला जाए। मतलब मैं आपको और बैकग्राउंड में क्या चल जाऊं, 1988 में जब भर्ती एम्प्लॉयमेंट जो हो रही थी उस वक्त जो एक मुजद्दिद मिर्जा साहब जो थे जस्टिस साहब ने एक रेफरेंस तारीख फाइल हुआ था और तारिक खोसा ने इंक्वायरी कर सबमिट किया कि जी इसके अंदर इतने एक 10-10 लाख रुपए लेकर लोग डाले गए। एयर वाइस मार्शल मुशर्रफ साहब, नहीं, इसमें जरूर आप दुरुस्त कह रहे होंगे कि इसके अंदर भर्तियां हुई थी और सियासी भर्तियां हुई थी, ये बात तो पहले भी आ चुकी है, मगर ये बात अलग है। बात ये है कि जो लिस्ट शाया की गई जिसके अंदर ये 200 से ज़्यादा नाम थे पायलट्स के, उसके अंदर 2 जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, 2 का हमने आपको अभी सुना दिया कि वो क्या कह रहे हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं। क्या वजीर हवाबाजी से ये सवाल नहीं करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि आपने इनके साथ इंसाफ किया? मेरे ख्याल में ये 1 साल की इंक्वायरी होकर इंसाफ ही हुआ था उसके दौरान। उसके बाद जो एडिशन हुआ है, एडिशन होकर ये नाम बेहतर, ये राइट बेहतर ये होता कि अगर इसको उनको शो कॉज नोटिस देकर एक प्रॉपर कंप्लीट कंक्लूसिव इंक्वायरी कर फिर ये नाम बताए जाते तो फिर बेहतर होता, इंस्टेड ऑफ को इसको इतना पब्लिसाइज नेशनली इंटरनेशनली पब्लिसाइज कर दिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, वेदर इट इज, देखे ना अब आपने आगे भी देखना है, आगे देखना है कि आपकी सिविल एविएशन में जी आगे आपने देखना है कि आपकी सिविल एविएशन के जो आप फ्लाइट स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर आपके 8 पायलट्स होते हैं जो सारे चेक्स वगैरह कर रहे होते हैं कि टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग। वो आप तनख्वाह देते हैं, थोड़ी तनख्वाह देते हैं, उसमें लोग आना ही पसंद नहीं करते। आपकी रेगुलेटरी और ऑपरेशन सिविलेशन में रेदर लाइन होना चाहिए, तो वो जो नहीं है रेदर नहीं है। तो बाकी जो उसके अंदर आप देखें कि ये सिविल एविएशन के अंदर वो ज्यादातर जो मैं जो देखता हूँ, जब एयरपोर्ट पर भी फिर रहा होता हूँ, वो ज्यादा प्रोटोकॉल में ही लगे होते हैं। आप ये बताएं ना कि आपके 3 क्रैशेस हुए, एक आपके गिलगित में क्रैश हुआ, ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर अब ये जो मामला है जो इतना बिगड़ गया है, क्या पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की कोई कमेटी, बिलखसूस आपकी कमेटी जिस सेनेट की कमेटी में आप बड़े इंपॉर्टेंट कमेटी में हैं, आप इस मामले को देखेंगे, इसकी तहकीकात होगी और जो पायलट्स जिनका नाम ऐसे ही आ गया है उनके लिए कोई आगे कोई आप समझते हैं कि कोई इंसाफ उनके लिए होगा? मेरे ख्याल में तो इंसाफ मैं तो बिल्कुल सेनेटरी कमेटी में उठाऊंगा और आई मेक श्योर कि इंसाफ हो। जो मतलब अगर हमारे से कोई गलती हुई है वी विल टेक, हम अपनी जिम्मेदारी देते हैं कि हमसे गलती हुई अगर हुई है कोई इस तरह। और ये जिनके साथ इंसाफ होगा, शो कॉज नोटिस होगा, दे बी हर्ड, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पीआईए भी करेगा, वो इंक्वायरी कराएगी सामने। एंड आई एम श्योर कि इसमें जो लोगों ने गलती की वो तो जाएंगे, बाकी काफी इसमें रीइंस्टेट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे ये। लेकिन ओवरऑल मैं आपको कहता हूँ, फिर मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, पीआईए में जितनी पॉलिटिकल लोग हैं, लॉस इतना 500 बिलियन की लाइबिलिटी है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता जब तक इसकी जो 500 बिलियन की लाइबिलिटी ठीक ना की जाए और जब तक ये सियासी लोगों को वीड आउट ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जिन पायलट्स के साथ नाइंसाफी हुई है उनकी सुनवाई होगी, उनको शो कॉज इशू करना चाहिए था। ये थे नुमान वजीर खटक साहब। नाजरीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।